हेलो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिजिक्स के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज न्यूक्लियर फिजिक्स यूनिट फर्स्ट पे ये चौथी लेक्चर होगी, जो मेरी ये लास्ट लेक्चर होगी, जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली आइसो स्पिन फॉर्मुलेशन एंड मेसन थ्योरी पे हम बात करेंगे, जो कि न्यूक्लियर फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मैं कृपाराम साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, संत गुरु घासीदास गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कुरुद। तो आइए हम देखते हैं यूनिट फर्स्ट, जो इसके पहले मैंने 3 लेक्चर तैयार किया हुआ था। उसमें मैंने डिफरेंट लेक्चर पे मैंने डिफरेंट टॉपिक पे डिस्कस किया हुआ था। न्यूक्लियर इंटरेक्शन, न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी फर्स्ट लेक्चर पे था, फिर ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम, बाउंड स्टेट ऑफ ड्यूट्रॉन ये सेकेंड लेक्चर पे देखे, फिर स्कैटरिंग फिनोमिना हम लोग देख रहे थे ड्यूट्रॉन का। अब ये लास्ट लेक्चर होगी, इस पे इफेक्टिव रेंज थ्योरी ये देखेंगे, जिसमें उसके साथ साथ स्पिन डिपेंडेंट न्यूक्लियर फोर्स डिस्कस करेंगे, चार्ज इंडिपेंडेंट एंड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स देखेंगे, आइसो स्पिन फॉर्मुलिज्म इसमें देखेंगे, फिर एक्सचेंज फोर्स ये देखेंगे, और मेसन थ्योरी जो युकावा की थी उस पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो इफेक्टिव रेंज थ्योरी, इस पे हम लोग बात करते हैं। इफेक्टिव रेंज थ्योरी ये जो थ्योरी है स्कैटरिंग फिनोमिना पे ही बेस्ड थी, जिसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल होता है उस पोटेंशियल का रेंज क्या होता है। तो स्कैटरिंग फिनोमिना जो इसके पहले वाली लेक्चर थे उसमें हम लोग देख रहे थे कि एक पर्टिकुलर स्कैटरिंग एंगल से, जिसको हम सॉलिड एंगल कहते थे, उस सॉलिड एंगल से जब हम किसी पार्टिकल के बीम को हम स्कैटर्ड करवाते थे एक स्कैटरिंग सेंटर के रेस्पेक्ट में, तो उस जो स्कैटरिंग सेंटर पे अपना एक पोटेंशियल होता है, उस पोटेंशियल का जो लेंथ होता है वो एक पैरामीटर पे डिपेंड करती है। बेसिकली वो जो पैरामीटर जो होती थी, उस पैरामीटर को हम लोग फेज शिफ्ट डेल और एक कांस्टेंट टर्म्स होती थी के, इस पे डिपेंड करती है, जिसके रेस्पेक्ट में पैरामीटर आता था ए। इस ए को ही हम लोग स्कैटरिंग लेंथ हम कहते थे। इस स्कैटरिंग लेंथ से हम ये बताते थे कि अगर स्कैटरिंग लेंथ पॉजिटिव अगर है तो हम बताते ये थे कि ड्यूट्रॉन जो होगा वो बाउंड स्टेट पे होगा, अगर स्कैटरिंग लेंथ निगेटिव है तो ये अनबाउंड स्टेट पे होगा। ये हम वहाँ पे डिस्कस किए हुए थे। यहाँ पे डेल फेज शिफ्ट होता था कि एक कांस्टेंट टर्म्स होती थी, जिसकी वैल्यू जो होता था √m e h क्रॉस होता था। यहाँ पे ई जो होता था ये इंसिडेंट बीम की काइनेटिक एनर्जी ये होती थी। चूँकि हम लो एनर्जी रेंज पे हम देखें इसको, स्कैटरिंग फिनोमिना 2 रेंज पे हम देखते थे, लो एनर्जी रेंज पे और हाई एनर्जी रेंज पे। लो एनर्जी रेंज पे जब हम इसका सॉल्यूशन करते थे तो के की वैल्यू जो होती थी ये 0 होती थी। 0 इट मीन्स कि ये 0 की ओर टेंड करता था, काफ़ी ये स्मॉल वैल्यू होती थी, जिसके कारण हमारा जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड था वो चेंज होता था। तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड चूँकि वो कांस्टेंट बने रहती थी, इसलिए जो फेज शिफ्ट होता था उसमें चेंजेस ये होती थी, जिसके कारण ये पैरामीटर एराइज होता था। तो ये स्कैटरिंग पैरामीटर होता है। वैसे एक और पैरामीटर है स्कैटरिंग पैरामीटर, वो है आपका इफेक्टिव रेंज पैरामीटर। ये 2 पैरामीटर, एक स्कैटरिंग लेंथ पैरामीटर और दूसरा इफेक्टिव रेंज R0, ये दोनों जो होती है ये पोटेंशियल का शेप को ये डिफाइन करता है कि हमारा जो स्कैटरिंग जो फिनोमिना है उसमें पोटेंशियल का शेप क्या होगा, उसका पोटेंशियल डेप्थ क्या होगा, पोटेंशियल का रेंज क्या होगा, ये यहाँ पे हमको पता चलता था। तो जो रेंज होती है वो डिफरेंट सिस्टम के लिए डिफरेंट होती थी। चूँकि 3 ही हमारे पास न्यूट्रॉन जो सिस्टम होती है या न्यूक्लियोनिक जो सिस्टम है उसमें 3 ही पॉसिबल सिस्टम होती है, जिनमें से एक होता है डाई प्रोटॉन स्कैटरिंग, और एक डाई न्यूट्रॉन
स्कैटरिंग, जो कि इन नेचर ये एग्जिस्ट नहीं करती है, और एक जो जनरली एग्जिस्ट करती है न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग सिस्टम, जिसको हम लोग ड्यूट्रॉनिक सिस्टम भी कहते हैं। तो इन तीनों पैरामीटर में अगर देखें तो हम जो स्कैटरिंग फिनोमिना पढ़े न्यूट्रॉन प्रोटॉन या ड्यूट्रॉनिक सिस्टम, उसमें अगर देखें तो स्कैटरिंग लेंथ जो होती है, दैट मीन्स ए की जो वैल्यू होती है वो होता था आपका -23.67 फर्मी का, और इफेक्टिव रेंज जो होता था ये इसके लिए ये लेस देन 3 फर्मी ये होती थी। तो ये जो रेंज आर ये लेस देन 3 फर्मी, या इसी को हम लोग न्यूट्रॉन रेंज भी कहते हैं। ये 3 फर्मी का ये होता है। तो इसके पहले जो हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्यूशन या हमारी जो स्कैटरिंग जो फिनोमिना थे, उसमें भी जो न्यूट्रॉन थी उसके लिए जो रेंज डिसाइड की जाती थी पोटेंशियल का रेंज, वो पोटेंशियल का रेंज वो मैक्सिमम जो होती थी वो 3 फर्मी होती है, मैक्सिमम जो है 3 फर्मी या उससे वो कम होगी। तो नियर अबाउट 2 to 3 जो फर्मी के रेंज पे न्यूट्रॉन का पोटेंशियल डेप्थ रेंज ये होता था। फर्मी है ये तो काफ़ी, एक फर्मी जो होता है 10⁻⁻15 मीटर, काफ़ी ये स्मॉल वैल्यू है। नेक्स्ट जो हम बात करें डाइप्रोटॉन सिस्टम के लिए, तो इसके लिए -7.816 फर्मी ये स्कैटरिंग लेंथ होता था, और इफेक्टिव रेंज जो होती है ये 2.746 फर्मी होती है। वैसे डाइन्यूट्रॉन सिस्टम के लिए -16.1, और जो इफेक्टिव रेंज होता है वो 3.2 ये फर्मी का ये इफेक्टिव रेंज होता है। तो ये ओवरऑल ये स्कैटरिंग फिनोमिना जो थी, उस स्कैटरिंग फिनोमिना से हम ये स्कैटरिंग लेंथ और इफेक्टिव रेंज को हम कैलकुलेट किए हुए हैं। ये मैथमेटिकल डेरिवेशन के बाद ये पैरामीटर हमको मिला हुआ है, जिससे हम जो पोटेंशियल होता था उस पोटेंशियल का जो शेप होता था उसको हम डिफाइन करते थे कि पोटेंशियल जो होगी वो क्या होगी और किस टाइप से वो हो सकती है। तो द इफेक्टिव रेंज थ्योरी डिफाइन अ रेंज ऑफ स्कैटरिंग एट लो एनर्जीज। दिस रेंज इज कॉल्ड इफेक्टिव रेंज. This theory of scattering is known as shape-independent effective range theory because of the theory define the shape of the potential on the basis of scattering parameter, स्कैटरिंग लेंथ एंड इफेक्टिव रेंज। ये मैंने जैसे आपको बताया था, तो इसको हम लोग इंडिपेंडेंट इफेक्टिव रेंज थ्योरी के नाम से भी हम जानते हैं। तो यही दो पैरामीटर ही होगी जो स्कैटरिंग जो फिनोमिना होगी वहाँ पे पोटेंशियल का शेप हम डिफाइन करेंगे। आपको पता होगा कि स्कैटरिंग फिनोमिना जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक हम पैरामीटर यूज किए थे, याद होगा, V0 B² समथिंग ये था, π² h² 4m इसके ये पैरामीटर, जिसमें ये जो होता था ये विड्थ होता था, पोटेंशियल का विड्थ बेसिकली ये न्यूट्रॉन के रेंज के इक्वल ही होता था। ये वहाँ पे हम देखे हुए थे, दैट मीन्स R=B, पोटेंशियल बैरियर ये जो होता था बाउंड्री R=B, तो उस पे इसमें ये जो V0 होता था ये पोटेंशियल डेप्थ होता था, दैट मीन्स ये केस, तो ये पोटेंशियल डेप्थ V0 होती थी और ये जो होता था ये B। वहाँ पे हम ये बताते थे कि जो पोटेंशियल जो होती है उसका डेप्थ को हाई होना चाहिए किसी भी सिस्टम के बाउंड होने के लिए, और साथ में विड्थ को भी ये लार्जर विड्थ होना चाहिए, ताकि जो सिस्टम है चाहे वो न्यूट्रॉनिक सिस्टम हो या डाइप्रोटॉन या डाइन्यूट्रॉन सिस्टम वो बाउंड स्टेट पे एग्जिस्ट कर सके। तो ये जो B होता था यही B यहाँ पे इफेक्टिव रेंज कहलाती है। तो ये था इफेक्टिव रेंज थ्योरी। नेक्स्ट
हम बात करते हैं स्पिन डिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। बेसिकली ये जो लेक्चर हम अभी डिलीवर कर रहे हैं इसमें न्यूक्लियर जो प्रॉपर्टीज़ है उसी का हम यहाँ पे वेरिफिकेशन देख रहे हैं, स्पेशली ऑन स्कैटरिंग फिनोमिना के बेस पे। तो ये एक और फिनोमिना स्कैटरिंग फिनोमिना के बेस पे हम स्पिन डिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स की स्टडी हम यहाँ पे करें। तो हमको पता है कि एक प्रॉपर्टी की न्यूक्लियर फोर्स जो होती है स्पिन डिपेंडेंट, लेकिन कैसे? तो हम यहाँ पे देखें कि रिएक्शन अगर देखें ड्यूट्रॉन का, ड्यूट्रॉन बेसिकली क्या होता है 1H2 ये है। तो इसमें क्या कि अगर ये न्यूट्रॉन को हम प्रोटॉन में इंसिडेंट करवाएं, दैट मीन न्यूट्रॉन बीम हो जिसको हम प्रोटॉन के साथ स्कैटर्ड करवाएं, चूँकि ये दोनों न्यूक्लियर फोर्स के रेस्पेक्ट में टेंसर फोर्स भी जिसको कहते हैं, इफेक्टिव फोर्स, इसके रेस्पेक्ट में ये रिएक्शन पॉसिबल होती है और ये एक बाउंड सिस्टम बनाती है जिसको हम लोग ड्यूट्रॉन कहते हैं 1H2। तो ये रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इस ड्यूट्रॉनिक सिस्टम में चूँकि एक आपका क्या होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और एक यहाँ पे क्या होता है प्रोटॉन। इसकी स्पिन देखें तो ये 1/2, इसकी स्पिन भी देखें तो 1/2। तो ओवरऑल इस ड्यूट्रॉन सिस्टम की जो स्पिन होगी वो क्या होगी, टोटल स्पिन एस अगर हम देखें तो ये होगा एस ऑफ एन और प्लस माइनस एस ऑफ पी, दैट मीन्स स्पिन ऑफ न्यूट्रॉन प्लस माइनस स्पिन ऑफ प्रोटॉन। ये टोटल स्पिन वेक्टर एडिशन हम यहाँ पे करेंगे। तो टोटल एस की जो वैल्यू होगी ये 1/2 प्लस माइनस 1/2 यहाँ। तो यहाँ से हमको स्पिन मिलाएगी कितना, अगर प्लस के रेस्पेक्ट में अगर करें तो 1, माइनस के रेस्पेक्ट में करें तो 0। तो ओवरऑल ये एस 2s हमको मिलेगा। ये 2s जो होंगी ये किसका होगा, ये ड्यूट्रॉन की स्पिन होगी। तो स्पिन ऑफ ड्यूट्रॉन जो होगी ये 1, ये किसके रेस्पेक्ट में, फॉर Sn प्लस Sp के रेस्पेक्ट में, और ये होगा स्पिन ऑफ ड्यूट्रॉन इक्वल टू 0, ये किस केस के लिए, फॉर Sn माइनस Sp केस के लिए। इसका मतलब क्या है कि इस केस में अगर हम बात करें कि स्पिन, टोटल स्पिन Hd इक्वल टू 1 के केस में, इसका मतलब कि न्यूट्रॉन जो होगी वो और आपकी जो प्रोटॉन होगी दोनों कैसे होंगे, ये पैरेलल स्पिन होगी एस डी इक्वल टू 1 के लिए। और एच डी इक्वल टू 0 के लिए अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग कि ये जो होगी ये कैसा होगा, ये एंटी पैरेलल स्पिन होगी यहाँ पे। तो कुल मिला के ये एच डी इक्वल टू 1 के लिए पैरेलल स्पिन और एच डी इक्वल टू 0 के लिए एंटी पैरेलल स्पिन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों जो सिस्टम होगी एच डी इक्वल टू 1 और एच डी इक्वल टू 0, दोनों के लिए न्यूट्रॉन का जो नेचर होता है वो डिफरेंट होता है। एच डी इक्वल टू 1 अगर करें तो ये बेसिकली आपका ट्रिपलेट स्टेट होती है न्यूट्रॉन की, और एच डी इक्वल टू 0 अगर करें तो ये आपका सिंगलेट स्टेट होता है। तो एच डी इक्वल टू 1 के रेस्पेक्ट में, दैट मीन जो पैरेलल स्पिन के रेस्पेक्ट में न्यूट्रॉन जो होती है ये बाउंड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। दैट मीन्स अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कैसा हो, दोनों वहाँ पे किस टाइप सा हो, पैरेलल हो, और उसको अगर हम एक्सचेंज करें विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन अगर करें तो इसके जो वेव फंक्शन होंगी, इस वेव फंक्शन में भी कोई भी चेंजेस नहीं होगी। दैट मीन्स ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन रखेंगी, और ये जो होगी ये आपकी जो वेव फंक्शन होंगी ये कैसे होंगी, ये एंटी सिमेट्रिक होगी विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन। अगर हम स्पेस इसका चेंज कर दे, पोजीशन इसका चेंज कर दे, तो इनकी वेव फंक्शन जो होंगी दोनों केसेस के लिए क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। एक अगर पैरेलल है तो उसमें सिमेट्रिक वेव फंक्शन होंगी, एंटी पैरेलल अगर यहाँ पे है तो ये एंटी
सिमेट्रिक वेव फंक्शन होंगी। तो इस बेस पे हम ये बताते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो स्पिन पे डिपेंड करती है। सो टोटल स्पिन ऑफ न्यूट्रॉन इज एंटी पैरेलल स्पिन एंड पैरेलल स्पिन। फाइनली we get experimentally the neutron has only one bound state with hd equal to 1. That means according to parallel spin of neutron and proton, and therefore the nuclear force is spin dependent. तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो स्पिन डिपेंडेंट होती है। और एक्सपेरिमेंटली हम ये देखते भी हैं कि जो न्यूट्रॉन की स्कैटरिंग फिनोमिना जो होती है वहाँ पे, और वहाँ पे प्रूफ भी होता है कि न्यूट्रॉन की दो स्टेट होती है, एक ट्रिपलेट स्टेट और एक जो होती है सिंगलेट स्टेट, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो स्पिन एस इक्वल टू 1 जो होगी एस इक्वल टू 1, इस केस के लिए स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन अलग होगी, एस इक्वल टू 0 के लिए स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन अलग होती है। और टोटल अगर हम स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की बात करें 1:2 के लिए, दैट मीन्स न्यूट्रॉन के लिए, तो ये 20.36 बार्न ये आपका स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ये हमको मिलता है। तो अगर हम देखें तो दोनों के रेस्पेक्ट में, ट्रिपलेट और सिंगलेट के रेस्पेक्ट में ये टोटल आपका स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होगा। इसमें आप देख सकते हैं मैथमेटिकली कि जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होगी सिग्मा टी, ये 3/4 ऑफ ट्रिपलेट स्टेट होती है और 1/4 ऑफ सिंगलेट स्टेट होती है। दैट मीन्स कि जो 3/4 जो कंट्रीब्यूशन होता है 3/4 ऑफ स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ये न्यूट्रॉन के ट्रिपलेट स्टेट के कारण होती है, और 1/4 जो होती है ये सिंगलेट स्टेट के कारण होती है। तो ऑलमोस्ट जो एग्जिस्टेंस होता है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो हमको मिलती है वो न्यूट्रॉन के सिंगलेट स्टेट के कारण होती है। दैट मीन्स पैरेलल स्पिन ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कारण, जो कि हमको बताता है कि ये किसके लिए होता है, बाउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन के लिए। इसका मतलब बाउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन की जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होगी वो 20.36 बार्न होगी, जिसको हम लोग टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन से हम कैलकुलेट करते हैं। जहाँ पे अगर हम देखें ट्रिपलेट केस के लिए और सिंगलेट केस के लिए, तो सिंगलेट केस के लिए स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन 4πAS², और ट्रिपलेट केस के लिए देखें तो 4πAT² होगी। जहाँ पे ए जो होती है ये आपका स्कैटरिंग लेंथ होता है, जो आपके सिंगलेट स्टेट के लिए 4.3 फर्मी होती है, और ट्रिपलेट स्टेट के लिए अगर देखें हम लोग तो 24.3 फर्मी ये आपका स्कैटरिंग लेंथ होता है। तो स्कैटरिंग लेंथ सबसे ज़्यादा जो होती है वो किसके लिए होता है, ये अगर हम बात करें तो ट्रिपलेट केस के लिए, और ट्रिपलेट केस ही आपका क्या होता है यहाँ पे बाउंड स्टेट होता है। और मैंने आपको बताया था कि बाउंड स्टेट तभी होगी जिसके लिए हमारा जो स्कैटरिंग लेंथ जो होगा वो कैसा हो, वो ज़्यादा हो और पॉजिटिव हो। तो इस केस में ये क्या होती है, बाउंड स्टेट एग्जिस्ट करती है। तो ये स्पिन डिपेंडेंट न्यूक्लियर फोर्स है जो कि स्कैटरिंग फिनोमिना से हम ये बताते हैं कि हमारा जो न्यूट्रॉनिक सिस्टम होती है वो स्पिन पे डिपेंड करती है। एक पैरेलल स्पिन होती है, एक एंटी पैरेलल स्पिन। पैरेलल स्पिन केस में न्यूट्रॉन बाउंड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, जिसे प्रूफ होता है कि न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो स्पिन डिपेंडेंट होती है। और इसको हम स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन से भी अगर हम कैलकुलेट करें तो जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है जो न्यूट्रॉन के केस के लिए जो हमको प्राप्त होता है एक्सपेरिमेंटली, वो हमारी जो थ्योरेटिकल जो पैरामीटर है उससे मैच करती है, जो कि 20.36 बार्न्स के इक्वल होती है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे ज़्यादातर पूछा जाता है कि टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो होती है न्यूट्रॉन का वो कितना होता है, और ट्रिपलेट
की जो कंट्रीब्यूशन होती है वो कितना होता है, सिंगलेट का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, ये पूछा जाता है। तो ये याद रखिए, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे आती है। आपकी एमएससी की जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी ये आ सकती है। मैंने इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो ऑनलाइन जो क्विज जो मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ तो उसमें आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, तो वहाँ से आप सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट, आइसोस्पिन फॉर्मेलिज़न एंड बाउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन। तो बाउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन के बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं। अब इसमें देखें कि आइसोस्पिन क्या होती है। इसकी हमने आइसोस्पिन अगर बताया होगा जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे न्यूट्रॉन की, तो उसमें मैंने बताया था कि आइसोस्पिन इसकी जो होती है ये 1 होती है। तो आइसोस्पिन हम कैसे कैलकुलेट करें? तो आइसोस्पिन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, चूँकि हमारे पास न्यूट्रॉनिक सिस्टम है क्या 1:2, जिसमें आपका क्या है, एक न्यूट्रॉन और दूसरा है एक प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन की स्पिन ये होती है 1/2, प्रोटॉन की स्पिन होती है 1/2। अब हम न्यूक्लियर फिजिक्स में सेल मॉडल हमने पढ़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू अगर सेल मॉडल अगर हम देखें तो सेल मॉडल में जो आपके न्यूक्लियॉन्स की फीलिंग होती है वो डिफरेंट स्टेट पे डिफरेंट होती है। तो न्यूक्लियॉन्स की जो फीलिंग होती है ये 1:2 ये आर्डर होता है। आगे इसके और आर्डर्स होंगे। मैं फर्स्ट स्टेट ही बताऊंगा क्योंकि यहीं पे ये कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 2 जो होता है ये आपका क्या बताता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को बताता है। तो चूंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है न्यूट्रॉन के केस में अलग होगा, प्रोटॉन के केस में अलग होगा। तो यहाँ पे देखें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के केस पे, तो प्रोटॉन के लिए जो सेल्फ फिलिंग होगी वो 1s 1/2 1। यहाँ पे जो 1 है ये नंबर ऑफ आपका न्यूक्लियॉन्स को बता रहा है। तो प्रोटॉन 1 है तो 1। न्यूट्रॉन के केस में 1s 1/2, यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन तो 1। तो यहाँ पे जो स्टेट होगा वो क्या होगा, सेल्फ फिलिंग के अकॉर्डिंग ये होगा 1s 1/2 1। न्यूट्रॉन के लिए 1s 1/2। ये सेल्फ जो मॉडल है वहाँ से हम ये कर रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ जे जो होगी प्रोटॉन के केस के लिए ये क्या होगा, Jp 1/2 होगी। और इस केस के लिए न्यूट्रॉन के केस के लिए करें Jn, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 1/2 होगी। तो यहाँ पे अगर प्रोटॉन के लिए ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की बात करें Lp, तो वो होगी 0। प्रोटॉन के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करें Ln 0, क्योंकि ये कौन से स्टेट पे है, ये एस स्टेट पे है। तो एस स्टेट पे होने के कारण यहाँ पे आपकी Ln और Lp की वैल्यू जो हो रही है वो 0 हो रही है। तो टोटल जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ J होगी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ J, इसको हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ, ये हो जाएगा आपका Jp ± मॉड ऑफ Zn। ये हम रखें तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम J की जो वैल्यू होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो होगी यहाँ पे दोनों के केस के लिए J की वैल्यू 1/2, इसके लिए भी जो होगी वो 1/2। तो टोटल जो वैल्यू होगी J की अगर हम देखें प्लस के अकॉर्डिंग करें तो 1, माइनस के अकॉर्डिंग करें तो 0। 1 और 0 यही पॉसिबल है J की वैल्यू। लेकिन न्यूट्रॉन के केस के लिए कि जो आइसोस्पिन जो होती है न्यूट्रॉन का वो होता है कितना 1, वो 0 नहीं होती है। इसका मतलब कि J की वैल्यू जो होंगी हम इनमें से कौन सा लें, दोनों केस पॉसिबल है। तो इसके लिए हम सेल मॉडल पे ऑड न्यूक्लियाई के लिए हमने नॉर्दर्न रूल्स पढ़ा हुआ है कि जो पॉसिबल जो J की वैल्यू क्या होंगी। चूँकि ये जो सिस्टम है और न्यूट्रॉनिक सिस्टम में ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन और ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो ये ऑड न्यूक्लियाई होगी। तो ऑड न्यूक्लियाई के लिए हम अप्लाई करेंगे नॉर्दर्न रूल। तो नॉर्दर्न रूल जो होती है वो क्या कि Jp + Jn + Lp + Ln अगर ये ऑड होती है तब की केस में जो पॉसिबल एंगुलर मोमेंटम होते हैं वो 1। अगर Jp + Jn + Lp
प्लस एल एन की वैल्यू नॉर्दर्न रूल के अकॉर्डिंग, अगर इस वैल्यू को अगर हम इवन अगर होता तो जो जे की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो वैल्यू होगी जे पी माइनस जे एन, ये होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हमारे पास जो वैल्यू होगी जे पी प्लस जे एन प्लस एल पी प्लस एल एन, इसकी वैल्यू अगर ऑड अगर होती है तब की केस में जो जे की वैल्यू होती है ये किसके कारण होती है, ये होता है जे पी प्लस जे एन के कारण। दैट मीन्स जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ जे होगी वो जे पी प्लस जेड एन होगी। तो ये नॉर्दर्न रूल तो हम यहाँ पे अप्लाई करें तो देखें जे पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो जे पी की वैल्यू 1/2 इस केस में, जेड एन की वैल्यू भी है 1/2, एल पी एल एन की वैल्यू दोनों है 0। तो ओवरऑल जो वैल्यू आ रही है ये कितना आ रहा है 1/2 प्लस 1/2 दैट मीन्स 1। तो 1 जो है ये कौन सी नंबर है आपकी, ये ऑड नंबर। तो ऑड नंबर है इसलिए जो जे की वैल्यू पॉसिबल जे की वैल्यू जो होगी वो किसके कारण होगी, वो होगा जे पी प्लस जे एन के कारण। इसलिए जो आइसो स्पिन या टोटल एंगुलर मोमेंटम को ही हम लोग आइसो स्पिन कहते हैं। तो जो टोटल जो एंगुलर मोमेंटम जो होगी या आइसो स्पिन जो होगी आई, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी जे पी प्लस जे एन, दैट मीन्स 1/2 प्लस 1/2 इट इज आई इक्वल टू 0। तो या जे इक्वल टू 0। तो आइसो स्पिन जो होगी यहाँ पे क्या होगी इवन, जो कि हमने एक प्रॉपर्टी में पढ़ा था ड्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी में कि आइसो स्पिन 1 होती है, वो कैसे यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। अगर हम पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखें तो पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि जो ड्यूट्रॉन जो होगी ये बाउंड स्टेट पे कैसे होती है। तो अब बात करें हम लोग बाउंड स्टेट ऑफ ड्यूट्रॉन। तो बाउंड स्टेट ऑफ ड्यूट्रॉन हम वेव फंक्शन के बेसिस पे, तो चूंकि हमारे पास डिफरेंट न्यूक्लियोनिक जो सिस्टम राइज होते हैं, दैट्स मीन डाई न्यूट्रॉन सिस्टम, डाई प्रोटॉन सिस्टम और हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन जिसको हम लोग ड्यूटोरियन सिस्टम कहते हैं। तो हम ड्यूट्रॉन सिस्टम में अगर हम देखें इसके लिए तो हमको क्या क्या पता चला है, हमको ये पता चला है कि इसका जो स्टेट होता है जो ऑलमोस्ट हमारा जो ग्राउंड स्टेट जो होता है वो क्या क्या होता है, ये 1s3 ये स्टेट होती है और एक 1d3 ये स्टेट पॉसिबल होती है, ये हमको पता चला। ये ट्रिपलेट स्टेट है ड्यूटोरियम का, तो ये ड्यूटोरियम का 2 स्टेट पॉसिबल होती है 1s3 और 1d3 स्टेट, ये ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग। यहाँ अगर हम देखें तो एल की वैल्यू अगर हम बात करें एल की वैल्यू, तो एल की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, इस केस के लिए देखें एल की वैल्यू तो 0 होगी, इस केस के लिए देखें तो एल की वैल्यू क्या होगी आपकी 2। दैट मीन्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होगी वो एल इक्वल टू 0 और एल इक्वल टू 2 ही पॉसिबल होगा किसमें, ड्यूट्रॉन के केस में, दैट मीन्स इवन वैल्यू। ठीक, तो अगर स्पेस पार्ट ऑफ वेव फंक्शन देखें हम लोग, स्पेस पार्ट ऑफ वेव फंक्शन दैट मीन्स साई की वैल्यू अगर हम देखें एल पे डिपेंडेंसी जो होती है आर थीटा फाई इस केस में, या साई एल एम एन इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे, तो मैं एल के रेस्पेक्ट में ही यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इसका अगर हम चेंज अगर करें ऑर्बिटल मोमेंटम के रेस्पेक्ट में वेव फंक्शन को, चूंकि ये इवन वैल्यू है तो इसलिए जब हम रिप्लेस करें हम स्पेस पार्ट में आर के रेस्पेक्ट में, तो जो वेव फंक्शन होगा वो कैसा आएगा, वो इवन ही आएगा। दैट मीन्स -1 की पावर एल साई, ये आपका हो जाएगा आर थीटा फाई इस फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर हम करें एल की वैल्यू 0 2 इस फॉर्म में, तो वेव फंक्शन जो होगी वो कैसी होगी, सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगी, इवन वेव फंक्शन। सो स्पेस
पार्ट जो होगी यहाँ पे वो कैसी होगी, सिमेट्रिक होगी। सेम केस स्पिन वेव फंक्शन अगर हम देखें तो स्पिन हमको दो केसेस मिलती है, एक ट्रिपलेट केस और एक आपका सिंगलेट केस। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ लीजिए कि सिंगलेट जो होती है दैट मीन्स ट्रिपलेट स्टेट वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन रखती है, और जो सिंगलेट होती है एस इक्वल टू 0 वो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। इसको आप कैसे समझे, इसको अगर हम समझे कि ये था हमारा कैसा, ये हमारा ट्रिपलेट स्टेट दैट मीन्स एस इक्वल टू 1 दैट मीन्स पैरेलल स्पिन। तो इसको अगर हम चेंज कर दें, पोजीशन को अगर हम चेंज करें दैट मीन्स एक का पोजीशन हम ऐसा करें, इसको मैं ऐसा मान लो, पोजीशन को समझने के लिए मैं नोटेट कर रहा हूँ एक ए और बी। तो हम क्या करें कि बी को यहाँ पे रख दें और ए को यहाँ पे अगर रखें, तो यहाँ पे जब हम पोजीशन के रिस्पेक्ट में जब हम चेंज करें तो इसकी जो वेव फंक्शन होती है या इसकी जो पोजीशन जो होती है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, इसलिए इसका जो वेव फंक्शन होती है ट्रिपलेट केस के लिए ये कैसा होता है, सिमेट्रिक वेव फंक्शन। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें किसका, सिंगलेट केस के लिए, सिंगलेट में ये केस अगर हम देखें सिंगलेट केस के लिए, तो सिंगलेट में ये स्थिति होती है, तो एस इक्वल टू 0 जिसकी ये वैल्यू होती है। तो इसमें अगर हम चेंज करें स्टेट को, तो स्टेट दैट मीन्स कि इसको हम इस तरफ लेके आए, इसको हम इस तरफ, तो इसकी जो वेव फंक्शन होती है ये कम्प्लीटली क्या होती है, चेंज होती है, और इसका स्टेट कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो भी क्या होती है, चेंज होती जाती है। इसलिए यहाँ पे जो वेव फंक्शन होती है ये कैसी होती है, एंटी सिमेट्रिक। तो सिंगलेट स्टेट जो होगी वो कैसा, एंटी सिमेट्रिक जो स्टेट पे होगी, और बाकी जो होंगे अगर वो पैरेलल स्पिन है तो वो सिमेट्रिक होगी। तो इस केस में हमको पता चला कि दोनों केस ड्यूट्रॉन के लिए होती है, तो ड्यूट्रॉन के दोनों केस के लिए हमको यहाँ पे पता चल गया कि वेव फंक्शन क्या होगी। लेकिन आपको पता है कि ड्यूट्रॉन जो होती है वो ट्रिपलेट स्टेट में ऑलमोस्ट एग्जिस्ट करती है, ग्राउंड स्टेट जो उसका होता है या बाउंड स्टेट, हम बाउंड स्टेट के लिए हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, तो उसके लिए वेव फंक्शन कैसी होगी, सिमेट्रिक होगी। कौन सी स्टेट के लिए, 1s3 और 1d3 स्टेट के लिए। नेक्स्ट आइसो स्पिन फंक्शन जो अभी हम कैलकुलेट किए, आइसो स्पिन जो j इक्वल टू 1 या इसी को हम लोग I कह रहे हैं, आइसो स्पिन। तो आइसो स्पिन यहाँ पे क्या है आपका 1 है, तो आइसो स्पिन 1 अगर है तो इसके लिए जो वेव फंक्शन होगी आइसो स्पिन के रिस्पेक्ट में ये कैसी होगी, एंटी सिमेट्रिक। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करें, आप जैसे कैलकुलेट करते हैं -1 की पावर j के रेस्पेक्ट में, तो j की वैल्यू 1, तो इसलिए ये जो होगी ये आपका कैसी होगी, ऑड वैल्यू, तो इसलिए ये यहाँ पे आइसो स्पिन जो होगी ये कैसा होगा, एंटी सिमेट्रिक। सो अकॉर्डिंग टू पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल टोटल वेव फंक्शन शुड बी एंटी सिमेट्रिक। दैट मीन्स कि किसी भी जो सिस्टम होगी उसके लिए जो वेव फंक्शन होना चाहिए पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कैसा, एंटी सिमेट्रिक ये होना चाहिए। और ये टोटल वेव फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में होती है, एक स्पेस के रेस्पेक्ट में, स्पिन के रेस्पेक्ट में, आइसो स्पिन के रेस्पेक्ट में। दैट मीन्स इसको ऐसे समझे, टोटल वेव फंक्शन साई जो होगी, एक होगा आपका साई का कौन सा पार्ट, स्पेस पार्ट होगा। चूँकि वेव फंक्शन जो होती है ये आपकी मल्टीप्लिसिटी क्वांटिटी होती है, तो दूसरा साई आपका किसके रेस्पेक्ट में, स्पिन के रेस्पेक्ट में, और तीसरा साई जो होगी वो आपका आइसो स्पिन के रेस्पेक्ट में। तो ओवरऑल जो वेव फंक्शन हमारे यहाँ पे मिलेंगी क्या क्या, स्पेस के रेस्पेक्ट में ये आपका कैसा है, स्पेस के रेस्पेक्ट में है ये सिमेट्रिक। वैसे ही आपका स्पिन के रेस्पेक्ट में, चूंकि ये ट्रिपलेट स्टेट पे एग्जिस्ट करता है, तो ये ड्यूट्रॉन के केस के लिए देख रहे हैं साइड ए, तो ये भी कैसा होगा आपका सिमेट्रिक ये होगी। और फिर आइसो स्पिन 1 के रेस्पेक्ट में ड्यूट्रॉन के केस के लिए, तो ये कैसा होती है, एंटी सिमेट्रिक। तो ओवरऑल सिमेट्रिक, सिमेट्रिक,
एंटी सिमेट्रिक। तो टोटल वेव फंक्शन जो होगी साई, ये कैसा होगा, एंटी सिमेट्रिक, जो कि आपका पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करती है। दैट मीन्स पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टोटल वेव फंक्शन को एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। किसके लिए, न्यूट्रॉनिक सिस्टम के लिए। तो यहाँ न्यूट्रॉनिक सिस्टम के लिए वेव फंक्शन कैसा है, एंटीसिमेट्रिक, इसलिए न्यूट्रॉन जो होगी वो बाउंड स्टेट में एग्जिस्ट करेगी। तो ये आइसो स्पिन फॉर्मलिज्म और वेव फंक्शन के बेसिस पे हमने यहाँ पे ये बताया कि न्यूट्रॉन जो होती है वो बाउंड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करती है। अगर हम सिस्टम देखें डाई न्यूट्रॉन और डाई प्रोटॉन के सिस्टम में, तो इस केस में अगर देखें तो हमारा वेव फंक्शन जो होती है, टोटल वेव फंक्शन वो सिमेट्रिक होती है, चाहे वो डाई न्यूट्रॉन हो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन केस, या आपका डाई प्रोटॉन की केस में। तो दोनों केस में ये सिमेट्रिक होंगी। ये ऐसे इसलिए क्योंकि स्पेस पार्ट दोनों के लिए जो वेव फंक्शन होती है वो सिमेट्रिक होती है, स्पिन पार्ट भी सिमेट्रिक होती है, आइसो स्पिन पार्ट जो होती है वो भी सिमेट्रिक होती है, इसलिए टोटल वेव फंक्शन जो होती है वो भी सिमेट्रिक। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों जो होगी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सिस्टम, दोनों एक ही वहाँ पे पार्टिकल्स है एक जैसा, इसलिए यहाँ पे जो टोटल वेव फंक्शन जो होंगी वो सिमेट्रिक होंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियाई। तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट आप अच्छे से जानते हैं, ये वेल नोन क्वांटिटी है कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है न्यूक्लियोनिक सिस्टम में या फिर एटॉमिक सिस्टम में भी आपने पढ़ा होगा कि एटॉमिक सिस्टम में कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वैसे हम यहाँ पे न्यूक्लियोनिक सिस्टम पे देख रहे हैं न्यूक्लियोनिक सिस्टम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो इसको ही हम लोग इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल जो मूवमेंट होती है ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट कि क्वाड्रपोल मूवमेंट इज अ टेंसर क्वांटिटी ऑफ रैंक 2। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे पूछा जाता है कि क्वाड्रपोल मूवमेंट जो होती है वो कौन सी क्वांटिटी है, दैट मीन्स स्केलर, वेक्टर या टेंसर। तो आप बताएंगे टेंसर, वो भी सेकेंड रैंक की। इसमें क्वाड्रपोल मूवमेंट की 3 केसेस पॉसिबल होती है। एक तो क्वाड्रपोल मूवमेंट वो जीरो हो सकती है, Q इक्वल टू 0। दूसरा केस Q जो होगा ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव। तीसरा केस जो होगी Q लेस देन 0 अगर होती है तो ये नेगेटिव होती है। इन तीनों केस में जो शेप होता है न्यूक्लियाई का वो डिफरेंट होती है। अगर क्वाड्रपोल मूवमेंट 0 होगी तो जो शेप होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल शेप का होगा, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है। वैसे ही अगर क्वाड्रपोल मूवमेंट अगर पॉजिटिव है तो इसको हम लोग प्रोलेट केस कहते हैं, जिसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे होगी। सेम Q अगर लेस देन 0 हो, दैट मीन्स क्वाड्रपोल मूवमेंट निगेटिव अगर हो, तो इस केस में जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इलिप्टिकल शेप में होती है, जो कि ऑब्लेट के फॉर्म में होती है। इसमें जस्ट लाइक ये डिफरेंट शेप है, जैसे एक का शेप होता है, एक को हम वर्टिकल करें तो डिफरेंट उसमें ओरिएंटेशन होंगे उनके कंस्टिट्यूट के, वैसे वर्टिकल डायरेक्शन पे उनका अलग होगा, हॉरिजॉन्टल पे अलग होगा। तो ये आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम बता पाते हैं कि न्यूक्लियस का शेप कैसा होगा। तो न्यूक्लियस के 3 शेप पॉसिबल होंगे, या तो वो आपके होंगे वो स्फेरिकल शेप का, या तो वो प्रोलेट Q ग्रेटर देन 0 के लिए, दैट मीन्स पॉजिटिव क्वाड्रपोल मूवमेंट के लिए, नेगेटिव क्वाड्रपोल मूवमेंट के लिए ऑब्लेट केस हो गए। तो न्यूक्लियाई के केस में देखें कि इनमें से ये कौन सा होगा। इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो इक्वेशन होती है, फाइनल इक्वेशन आफ्टर द कैलकुलेशन, Q इक्वल टू Q3Z² माइनस R² ओवर 4। इसको अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे अगर इसको करें, दैट मीन Z इक्वल टू R cos थीटा की वैल्यू रख के, तो हमको क्वाड्रपोल मूवमेंट की जो वैल्यू है वो इस फॉर्म पे ये हमको मिलती है। ये आफ्टर कैलकुलेशन है।
आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए आप DC दयाल की बुक ये प्रीफर कर सकते हैं, या RP गोयल की किताब में भी इसमें अच्छे से दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं मैथमेटिकल टर्म्स ही रख रहा हूँ। तो एक्सपेरिमेंटली अगर हम ड्यूट्रॉन की केस में देखें तो ड्यूट्रॉन का जो क्वाड्रपोल मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे देखें इसकी यूनिट अगर देखें तो ये कूलम मीटर स्क्वायर होता है, या इसको हम लोग चार्ज के फॉर्म में अगर लिखें तो क्वाड्रपोल मोमेंट ऑफ ड्यूट्रॉन इज 0.289 चार्ज मीटर स्क्वायर ये होते हैं, या कूलम मीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं इसको। तो ये इसका क्वाड्रपोल मूवमेंट। जबकि आपको यहाँ पे कंट्रोवर्सी होना चाहिए क्या, कि जो ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन का जो शेप हमने माना है कि जो शेप होता है वो कैसा होता है, ये स्फेरिकल शेप का होता है। ये हमने कहा था क्यों, क्योंकि L=0 के लिए हमने बाउंड स्टेट निकाला था ड्यूट्रॉन के लिए, और L=0 पे ही वो क्या होती है, बाउंड होती है। दैट मीन 1s3 जो स्टेट होती है यही बाउंड स्टेट होता है। तो इस केस में हमने देखा था कि जो L की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0, और जिससे हम प्रिडिक्ट करते थे कि इसका शेप कैसा होगा, स्फेरिकल, क्योंकि एस शेप के लिए आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री पे कि जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, इसी में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि यहाँ पे हमने पढ़ा है कि क्वाड्रपोल मूवमेंट अगर स्फेरिकल शेप होगा तो उस केस के लिए क्वाड्रपोल मूवमेंट जो होगी वो क्या होगी, 0। लेकिन यहाँ पे क्वाड्रपोल मूवमेंट एक्सपेरिमेंटली क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, QD समथिंग वैल्यू 0.289, दैट मीन्स नॉन जीरो वैल्यू। तो इससे क्या प्रूफ होता है, इससे हमको ये प्रूफ होता है कि हमारा जो बाउंड स्टेट है ड्यूट्रॉन का, या ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूट्रॉन, ये 1s3 स्टेट ना होके बल्कि ये किस टाइप सा होना चाहिए, ये 1d3 स्टेट भी पॉसिबल हो सकती है। दैट मीन्स मिक्स टाइप का स्टेट होगा, हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें द ड्यूट्रॉन है ओनली वन ग्राउंड स्टेट, ये अभी तक हम प्रूव कर रहे थे, इसलिए इसका शेप स्फेरिकल। लेकिन एक्सपेरिमेंटली वी ऑब्जर्व दैट क्वाड्रपोल मूवमेंट ऑफ ड्यूट्रॉन इज नॉन जीरो, विच इज QD = 0.289 कूलम स्क्वायर. So ground state of neutron is mixture of two state, which is 1s3 state and 1d3 state with corresponding probability of 1s3 state is 0.96% and 1d3 state has 0.4% possibility of ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूट्रॉन. तो यहाँ पे देखे तो हमको पता चला कि ड्यूट्रॉन की जो ग्राउंड स्टेट होगी वो मिक्स टाइप की होगी, जिसमें सबसे जो पॉसिबिलिटी होती है 96%. दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम जो ड्यूट्रॉन होती है वो 1s3 स्टेट पे होती है, और 0.4% जो होती है 1d3 स्टेट में इसकी ग्राउंड स्टेट की पॉसिबिलिटी होती है. सो टोटल वेव फंक्शन ऑफ ड्यूट्रॉन इज मिक्स टाइप, विच इज ये क्या होगी, वेव फंक्शन ऑफ ड्यूट्रॉन साई इक्वल टू CS psi s प्लस CD psi d. दैट मीन्स यहाँ पे CS CD जो है ये आपका सिंगलेट स्टेट या एस स्टेट के लिए आपका ये कोफिशिएंट है, और ये CD जो है ये D स्टेट के लिए कोफिशिएंट है. साई S जो है ये एस स्टेट की वेव फंक्शन होगी, और साई D जो होगी ये D स्टेट की वेव फंक्शन होगी. तो इसका आपके जो टोटल वेव फंक्शन होगा उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी. क्यों इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पिन के रेस्पेक्ट में और हमने किया तो वो ट्रिपलेट स्टेट ही है. तो ट्रिपलेट स्टेट सिमेट्रिक आपको पता होगा कि ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है, तो टोटल वेव फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं होगा. साथ में अगर हम बात करें
किस में, एल की वैल्यू के लिए स्पेस के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो एल यहाँ पे 2 है, तो जो कि E1 है, तो इस केस में भी वेव फंक्शन जो होगी वो आपकी सिमेट्रिक होगी। तो वेव फंक्शन में, टोटल वेव फंक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ओवरऑल की जो न्यूट्रॉन होगी वो बाउंड स्टेट में वो एग्जिस्ट करेगी ही। तो ये था इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट, और इसके बेस पे हम न्यूट्रॉन का ग्राउंड स्टेट ये आइडेंटिफाई यहाँ पे कर रहे थे। नेक्स्ट, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूट्रॉन। Magnetic movement of neutron is due to spin magnetic movement of proton and neutron and their relative angular momentum about the center of mass of bound state। आपको पता होगा मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट बेसिकली ये किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी सेंटर के रिस्पेक्ट में या किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में प्रिसीजन बताता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में प्रोटॉन क्या कर रही है, प्रिसीजन कर रही है, मोशन कर रही है उसके अराउंड। तो इसके प्रिसीजन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड एराइज होती है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, वो मैग्नेटिक मूवमेंट वो किसके कारण होगी, ये या तो प्रोटॉन के कारण मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू पी, और न्यूट्रॉन के कारण मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू एन ये होगी। आपको पता होगा मैग्नेटिक मूवमेंट अगर प्रोटॉन के कारण होगी, चूंकि हम यहाँ पे जो बात करेंगे स्पिन मोशन के कारण होगी। तो स्पिन मोशन के कारण अगर हम देखें तो समथिंग कांस्टेंट, ये जी फैक्टर, और आपने पढ़ा होगा यहाँ पे जो वैल्यू एल, अगर यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के कारण हो रही है तो L/2m, ये आपने पढ़ा होगा। अगर स्पिन के कारण अगर होगी मैग्नेटिक मूवमेंट तो हम स्पिन के कारण देखेंगे म्यू एस, तो ये जी S/2m, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एल की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर 1s 3 स्टेट है तब की केस के लिए ये टर्म्स तो 0 हो जाएंगी, और जो कुछ होगा वो स्पिन टर्म्स के कारण होगी। तो स्पिन टर्म्स आप एस की वैल्यू 1/2 ये स्पिन होती है, तो इसके रेस्पेक्ट में करें तो टोटल स्पिन हम ट्रिपलेट स्टेट के लिए करें तो S=1, तो ये आप यहाँ पे रखेंगे। और जो जी फैक्टर होगी वो स्पिन के मोशन में 2 और ऑर्बिटल मोमेंटम के रेस्पेक्ट में L, तो ये ऐसा आप कैलकुलेट करेंगे। सेम एज आप किसके लिए करेंगे, सेम आप न्यूट्रॉन के लिए करेंगे। तो म्यू एन ये जी फैक्टर, और यहाँ पे हम करें अगर इस ऑर्बिटल मोशन के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो L/2m, और अगर यहाँ पे स्पिन मोशन के रेस्पेक्ट में हो रही है तो हम S/2m ये रखेंगे। जी की वैल्यू जो होगी स्पिन मोशन के लिए 2, इसके लिए जो होंगी ये 1, चूँकि हमारा ग्राउंड स्टेट 1s 3 स्टेट, तो L=0 ये हो जाएंगी। तो जो कुछ होगा स्पिन के कारण ही होगी। तो स्पिन के कारण अगर हम देखें तो स्पिन की वैल्यू, एस की वैल्यू आप ऐसा रख सकते हैं √s+1 h², तो ये वैल्यू रख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू 1/2 से यहाँ से ये वैल्यू आपको मिलाएंगी। तो ये ओवरऑल कैलकुलेशन है। अगर 1D 3 स्टेट के लिए करें तो L की वैल्यू यहाँ पे आपको 2 रखनी होगी, तो उसके रेस्पेक्ट में, तो दैट मीन्स ऑर्बिटल जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी होंगी। तो यहाँ पे ओवरऑल मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन एंड ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ये हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हम बाउंड स्टेट के लिए देख रहे हैं, बाउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन। तो उस केस के लिए अगर देखें दैट मीन 1s3 के लिए तो L की वैल्यू तो 0 होगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होगा, स्पिन मैग्नेटिक स्पिन मोशन के कारण होगी। तो इसको हम लोग स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट कहेंगे, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के स्पिन मोशन के कारण होगी। साथ में इन दोनों के, चूंकि ये एक आपका एटॉमिक सिस्टम ट्रीट हुआ है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में एक लाइन ज्वाइनिंग एक कॉमन सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये मोशन कर रही है। तो इसके जो कॉमन सेंटर ऑफ मास जो होगी उसके रेस्पेक्ट में भी आपका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे ये 3 टर्म्स है, ये ड्यू टू प्रोटॉन, ड्यू टू न्यूट्रॉन एंड ड्यू टू कॉमन सेंटर ऑफ मास ऑफ बाउंड सिस्टम।
ऑफ न्यूट्रॉन, इसके कारण होगी। तो यहाँ पे ये पता चल गया 3 डिफरेंट टर्म्स जिसके कारण हमको ये मैग्नेटिक मूवमेंट मिलेंगी। ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स होती है न्यूट्रॉन का, वो 0.857 न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन के फॉर्म में आती है। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस के इक्वल ये होती है। ये फाइनल कैलकुलेशन है, इसको हम कैलकुलेट करें तो इसका क्वांटम मैकेनिकल सॉल्यूशन करने पे हमको ये मिलती है, जिसका सॉल्यूशन आप ऐसे कर सकते हैं। एवरेज मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूट्रॉन विच इज, हम क्या करें इसमें वेव, ये ऑपरेटर जैसा ट्रीट करेगा, तो हम इसमें क्या करें वेव फंक्शन को हम क्या कर ले यहाँ पे ऑपरेट कर ले। वेव फंक्शन किसका? न्यूट्रॉन का। इसके पहले न्यूट्रॉन का वेव फंक्शन हमने देखा, ये न्यूट्रॉन का वेव फंक्शन होता है। इस न्यूट्रॉन के वेव फंक्शन को हम यहाँ पे ऑपरेट करें और कैलकुलेशन करें। इन सब की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया, तो इनको कैलकुलेट करने पे हमको ये बोर जो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूट्रॉन है वो हमको मिलती है, जो कि 0.857 मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस होती है। तो जो कि एक्सपेरिमेंटल हमारा जो ऑब्जर्वेशन है और थ्योरेटिकल जो ऑब्जर्वेशन है, इन दोनों से ये मैच करती है। नेक्स्ट, एक्सचेंज थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो एक्सचेंज थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स ये क्या होती है? बेसिकली ये न्यूक्लियस पे जो हमारी कंस्टिट्यूट है, लाइक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, दैट मीन डाइप्रोटॉन डाइन्यूट्रॉन, या फिर न्यूट्रॉनिक सिस्टम, उनके बीच में जो एक्टिंग फोर्स होता है उस फोर्स को ही हम लोग एक्सचेंज फोर्स कहते हैं। तो इसको हम लोग युकावा की जो थ्योरी थी, जो प्रेडिक्शन थी, उससे हम ये प्रूव करते हैं कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन या हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो सिस्टम होती है, उनके बीच पे ये एक्सचेंज फोर्स काम करता है। और इसके लिए जो पार्टिकल होती है, एक्सचेंज पार्टिकल, उस पार्टिकल को हम लोग पाई मेसन के नाम से जानते हैं। हर एक फोर्स के लिए एक इमिटेटिंग पार्टिकल होती है, एक एक्सचेंज पार्टिकल होती है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए फोटोन होती है, वैसा ही न्यूक्लियर फोर्स के लिए पाई मेसन जो होती है, ये मीडिएटिंग पार्टिकल के जैसा ये ट्रीट करता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। तो देखेंगे ये। तो इसके पहले सिचुएशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज सिचुएटेड according to situation of density and according to situation of binding energy. These two facts is decided to nuclear force is situated. From these two body problems, following facts of nuclear force is arises. First one, nuclear force act between the pairs of nucleon and is not influenced by the presence of neighboring nucleons, which means कि हमारे पास जो न्यूक्लियर फोर्स होती है, वो चाहे कितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो कैसा होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होती है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स is velocity dependent. Nuclear force between the nucleons is velocity dependent, which is always attractive, independent of the type of the nucleons, and is same for all relative angular momentum. आपने इसके पहले हमने जो पढ़ा हुआ था स्कैटरिंग फिनोमेना, तो वहाँ पे स्कैटरिंग बीम, जो इंसिडेंट बीम होता था उसको हम स्कैटर करवाते थे, जिसके कारण हमको एक फ्लक्स मिलता था। तो बाद में हम स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हमने कैलकुलेट किया, वहाँ से पता चला कि जो न्यूट्रॉनिक जो सिस्टम होती है, दैट मीन्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स एक्ट हो रही है वो वेलोसिटी जो होती है वेलोसिटी डिपेंडेंट वहाँ पे होती है। और पता चला कि वो एट्रैक्टिव नेचर का फोर्स वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये
एक्सचेंज थ्योरी का मोटो क्या है? सिर्फ ये कि न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो हमको पता चला कि सैचुरेटेड फोर्स होती है, तो इनके बीच में कोई एक मीडिएटिंग पार्टिकल होना चाहिए जो इनको सैचुरेट कर रहे हो। तो ये मीडिएटिंग पार्टिकल पाई मेसॉन होती है। ये सबसे पहले युकावा ने ये प्रिडिक्ट किया था कि जो मीडिएटिंग पार्टिकल होंगे वो पाई मेसॉन होंगे। एक्सचेंज फोर्स के लिए हाइजेनबर्ग ने भी ये प्रपोज किया था कि जो न्यूक्लियर फोर्स जो सैचुरेट होती है ये डिपेंड करती है उसके जो वेव फंक्शन पे, जो कि हमको पता चला है कि डिफरेंट जो न्यूक्लियोनिक सिस्टम होती है उसके लिए जो वेव फंक्शन होती है वो डिफरेंट होती है। नेक्स्ट, एक्सचेंज थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स में आप कौन कौन सा जो पार्टिकल कैसे एक्ट होता है, मीडिएटिंग पार्टिकल जो होंगे वो आप बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ कि एक मेरे पास ये है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन, तो ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो इसके बीच में एक मीडिएटिंग पार्टिकल होगा, वो क्या होगा? पायन। तो ये कैसे, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। फॉन्ट सपोर्ट न करने के कारण ये कुछ टर्म्स जो है यहाँ पे ब्लैंक हो चुका है, तो इसको आप ऐसे समझे कि सपोज कि न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में अगर कन्वर्ट होती है तो इसके बीच में जो मीडिएटिंग पार्टिकल होंगी वो क्या होंगी? ये पाई माइनस जो पार्टिकल होती है पाई मेसॉन, ये यहाँ पे मीडिएटर की तरह ट्रीट करता है। वैसे ही अगर न्यूक्लियस के इनसाइड में प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट हो, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो, तो इसके बीच में जो मीडिएटिंग पार्टिकल होंगी वो पाई प्लस होगी। वैसे ये तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम होगा या प्रोटॉन न्यूट्रॉन या ड्यूटोनिक सिस्टम जैसे कहें। वैसे अगर डाइप्रोटॉन की केस में कहें, दैट मीन्स प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन अगर देखें तो इसके बीच में जो एक्सचेंज पार्टिकल होगा वो होगा वो पाई जीरो। वैसे ही अगर हम न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच देखें डाइन्यूट्रॉन इंटरेक्शन, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी ये पाई जीरो पार्टिकल ये एक्सचेंज पार्टिकल होंगे। ओवरऑल पाई माइनस, पाई प्लस और पाई जीरो ये आपके एक्सचेंज पार्टिकल या मीडिएटिंग पार्टिकल होंगे जो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में या प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में या प्रोटॉन को प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन में एक्सचेंज ये करती है। तो इनके बीच में जो फोर्स एक्ट होता है उसी को हम लोग एक्सचेंज फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। यहाँ पे आप एक इमेज से देख सकते हैं, यहाँ पे एक GIF इमेज से, यहाँ पे क्लिप से कि कैसे यहाँ पे इंटरेक्शन हो रही है और पाई पार्टिकल जो हो रही है वो जनरेट हो रही है। यहाँ पे क्वार्क मॉडल के बेस पे यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे जो पायन है वो जनरेट हो रहे हैं। इसमें पाई प्लस, पाई माइनस और पाई जीरो तीनों टाइप से जो पार्टिकल जो होते हैं वो जनरेट होते हैं। इसको आप न्यूक्लियर फोर्स जो यूनिट नंबर 5 जो थी वहाँ पे मैंने ये बताया भी था कि जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है या न्यूक्लियर फोर्स उसके बीच में जो मीडिएटिंग पार्टिकल होता है पायन होता है, इसके कारण ही इसको हम लोग एक्सचेंज फोर्स के नाम से जानते हैं। तो मेसॉन थ्योरी ऑफ एक्सचेंज फोर्स ये क्या है? तो 1935 में युकावा ने ये प्रिडिक्ट किया था कि क्या प्रिडिक्ट किया था कि जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के बीच में एक न्यूक्लियर फोर्स इन्वॉल्व होता है। उस न्यूक्लियर फोर्स को हम लोग स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं, जो कि एक मीडिएटिंग पार्टिकल्स के कारण होती है। ये न्यू जो पार्टिकल्स होती है उसको हम लोग पाई मेसॉन कहते हैं, जो पाई प्लस, पाई माइनस, पाई जीरो होती है, जिसका मास ऑर्डर ऑफ 200 to 300 मेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होती है। ये वैसा ही होता है जैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बीच में जो मीडिएटिंग पार्टिकल फोटोन होता है वैसे ये ट्रीट करता है, जिसका रेंज हम हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कैलकुलेट कर सकते हैं डेल ई डेल टी से, जहाँ पे डेल ई जो होती है ये आइंस्टाइन के एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन से mc² ये होती है। डेल टी ये लाइफ टाइम हम उस पार्टिकल का बता सकते हैं, ये जितना डिस्टेंस वो पार्टिकल ट्रेवल करती है वो और उसकी वेलोसिटी, जितने भी जो पार्टिकल्स होती है एक्सचेंज पार्टिकल वो नियर अबाउट वेलोसिटी ऑफ लाइट से ये ट्रेवल करती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका लाइफ टाइम भी बता सकते हैं कि जो
पायन पार्टिकल होगी उसका लाइफ टाइम क्या होगा। साथ में हम रेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि होगी R इक्वल टू एच क्रॉस ओवर एम सी। यहाँ पे जो एम होगा वो मास ऑफ पायन होगा। तो मास ऑफ पायन आपको पता है ये 200 to 300 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट ये भी पता है। और एच क्रॉस अगर हम देखें तो ये 10⁻⁻34 के आर्डर का ये आप वहाँ पे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें मास और ये आप वेलोसिटी ऑफ लाइट रखें तो रेंज जो होगी वो पता चल जाएगी, जो कि शॉर्ट रेंज होती है जो 10⁻⁻15 मीटर के अराउंड ये होती है। तो यहाँ से आप जो एक्सचेंज पार्टिकल है उसका रेंज, उसकी एनर्जी, उसका लाइफ टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो nuclear interaction responsible for the most nuclear phenomena. The interaction is same between the proton and neutron. It is always attractive and independent of charge. This interaction is very short range, which is 10⁻⁻15 meter. Within this range, the nuclear force is interact between the neutron and proton. The attraction between any two nucleons arise from the transfer of pi meson particle. ये जो फोर्स होती है न्यूक्लियस के बीच पे, तो ये पाई मेसॉन के ट्रांसफ़र के कारण ही एक्ट होती है। ये इंट्रैक्शन मैंने जैसे आपको बताया न्यूट्रॉन प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में या प्रोटॉन का प्रोटॉन में या न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन में जब ये कन्वर्सेशन होती है, कन्वर्जन होती है, तो वहाँ पे ये पाइप पार्टिकल जो होती है ये मीडिएटर का रोल वहाँ पे प्ले करता है। तो ये कम्प्लीटली न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड ये लेक्चर था। बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी इस एक लेक्चर पे मैंने ये डिलीवर किया। थोड़ी सी ये लॉन्ग लेक्चर होगी जिसमें 1 बाय 1 सभी प्रॉपर्टीज़ को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और ओवरऑल जो यूनिट फर्स्ट जो हमारी थी उसमें बहुत सारे जो टॉपिक्स थे रिलेवेंट टॉपिक, उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। डिटेल्स पे स्टडी करने के लिए आप DC दयाल की जो बुक न्यूक्लियर फिजिक्स हिमालय पब्लिकेशन हाउस की, ये आप प्रीफर कर सकते हैं। वहाँ पे मैथमेटिकल डेरिवेशन अच्छे से दिया हुआ है, तो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के लिए आप वहाँ देख सकते हैं। बाकी कुछ भी अगर आपकी क्वेरी होंगी तो आप मेरे इस लेक्चर पे आप कमेंट करके बताएं। और इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन भी प्रिपेयर किया हुआ है जो कि गूगल फॉर्म के फॉर्म में, मैं क्विज के फॉर्म में उसको जनरेट किया हुआ हूँ, तो उसको भी मैं पब्लिश किया हूँ। तो आप वहाँ से ये कुछ जो प्रॉब्लम्स है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगर और कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।